नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो अंतोगत्वा उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं मिली। ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देश में 2 युवा बल्कि 7 युवा पिछले 5 साल से ज़्यादा से जेल में बिना ट्रायल के बंद हैं। मुकदमा शुरू नहीं हो रहा है, ट्रायल कोर्ट में कुछ नहीं चल रहा है और सारा दबाव यह है कि इनको जेल में कैसे रखा जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने एक लंबा ऑर्डर दिया। 20 मिनट तक उन्होंने उस ऑर्डर को पूरे कोर्ट में पढ़ा। पूरे देश में जो लोग इसमें जिनका रुझान था वो लोग देख रहे थे, सारे वकील वहाँ मौजूद थे और उन्होंने एक लंबे चौड़े वक्तव्य के बाद ये बताया कि उमर खालिद और शरजील इमाम के ऊपर जो आरोप हैं वो बहुत गंभीर हैं और उनको बेल नहीं दी जाएगी। बाकी जो 5 आरोपित और हैं, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद, इनको बेल दी गई है पर 12 कंडीशन उसमें लगाई गई हैं कि इन कंडीशन के साथ इनको बेल दी गई है। एक अजीब सी मैं ये सारी नुक्ते इसलिए आपको धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि 10 दिसंबर को ये ऑर्डर रिजर्व किया गया था। मतलब बेल के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में जिसमें 5 साल से आप बात सुन रहे हो, उसको 10 दिसंबर को आप रिजर्व करते हो और आज 5 को डिलीवर करते हो, करीब 26 दिन बाद। ऐसा कौन सा उसमें, कहाँ से इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहे थे, ऐसा कौन सा उसमें आप तैयारी कर रहे थे? कोई कहेगा कि नहीं ऐसी बात थी। मेरा इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, मैंने इसमें शो भी किया था। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा है। न्यूयॉर्क के नए जो मेयर ममदानी साहब हुए, उन्होंने भी इसमें एक व्यक्तिगत पत्र लिखा उमर खालिद को। उसके बाद उनके पत्र का को कॉन्ग्रेस लेते हुए USA के कुछ सेनेटर्स ने भी एक चिट्ठी लिखी और मुझे ऐसा लगता है कि उससे ये दबाव ज़रूर बना कि अब इसको हम रिजर्व करके नहीं सकते, नहीं तो ऑर्डर तो रिजर्व रख लेते हैं 2-2, 4-4, 6-6 महीना। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि उमर खालिद के सारे केस में वो सारे हथकंडे जो लोअर कोर्ट में अपनाए जाते हैं, केस को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, कैसे और डेट ली जाए, वो सारे हथकंडे यहां अपनाए गए थे बचाव पक्ष द्वारा, माफ कीजिएगा प्रोसिक्यूशन द्वारा, मतलब दिल्ली पुलिस द्वारा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, दिल्ली पुलिस का मतलब क्या है? दिल्ली पुलिस का मतलब गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय का मतलब अमित शाह साहब है। ये डायरेक्टली मॉनिटर्ड केस है जो अमित शाह साहब खुद सुपरवाइज कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अंडर आता है, के अधीन आता है। अब उमर खालिद को आप, मैं ये इसलिए बात कह रहा हूं, 10 दिसंबर को रखे, ममदानी साहब चिट्ठी लिखते हैं, सेनेटर्स चिट्ठी लिखते हैं। अब प्रेशर ये बढ़ा कि भारत को मतलब भारत की पोजीशन ऑकवर्ड हो रही है, तो एक कुछ ना कुछ तो इसमें निर्णय आना चाहिए। मेरा अपना अंदाज ये है कि जब ममदानी का ये आया है तो उससे जो भी RSS या BJP के लोग हैं, उनका एक रिजॉल्व होता है कि इसको तो नहीं छोड़ना है। कई लोग इस पे बहस की बात हो सकती है कि इसमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, BJP का फायदा है कि नुकसान है। मेरे कुछ साथी लोग कहते हैं कि नहीं इसमें तो फायदा है विपक्ष का, ठीक है, उमर खालिद जेल में है तो एक रैलिंग पॉइंट है दुनिया में। नहीं, मेरी बिल्कुल निश्चित मान्यता है इसमें BJP का इसमें फायदा है, क्योंकि BJP का सारा फायदा नुकसान वो वोट की दृष्टि से देखती है। BJP को देश, प्रदेश, बाकी विकास, इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे वोट इससे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मेरे वोट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ये सारा है। और उस पर जब तौला जाता है तो BJP का जो वोटर है वो आज, अगर जब आप किसी भी साइट पे देख लेते, जब वो कोर्ट पढ़ा जा रहा था, लाइव साइटें चल रही थी, उस पर जो रिमार्क आ रहे थे तो बिल्कुल साफ लग रहा था कि अरे कितना बड़ा पटाखे छोड़े जा रहे थे भाई अगर उसको नहीं दिया गया है। पटाखे उसमें नहीं, मतलब उस तरह की भाषा थी। BJP का जो कोर वोटर है, जिसको BJP ने पिछले 10-15 साल में नफरत
का इंजेक्शन दे दे के, नफरती बातें भर भर के उसको इसलिए लायक कर दिया है कि वो किसी के बुरे में वो अपनी जीत देखता है। और एक चीज आज तय हो गया कि जिसको कहते हैं ना, मेरे एक अरुण अग्रवाल जी हैं, उनका एक फेमस फ्रेज है कि इस केस में ऐसा लगता है कि ही इज कन्विक्टेड बाय रिलीजन, ही इज नॉट कन्विक्टेड बाय केस। एक आदमी होता है केस की वजह से वो कन्विक्टेड होता है, इसमें इनको सजा मिल रही बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। ये कुछ हद तक सही भी लगता है, कुछ हद तक नहीं, काफी सही लगता है। मैं इस बात को फिर से ये कहूंगा कि इसमें एक ध्यान और रखने की बात है कि ये सारा कुछ कहां से शुरू हुआ, क्योंकि जो ये केस है इससे ये नज़ीर बना और अब आने वाले समय में ये और मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए जो इस तरह की बातें करते हैं, जो इस तरह का एक फ्री स्पीच की बात करते हैं। क्योंकि इसमें किसका फायदा किसका नुकसान की भी बात कर लेंगे। इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने माना है, अपने ऑर्डर में लिखा है कि ये जो दिल्ली रॉयट्स हुए थे इसके इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट जो हैं वो उमर खालिद और शहजाद इस्लाम है। क्यों है इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट? एक नया टर्म लाया गया है क्योंकि उन्होंने ऐसी स्पीचेस दी जिससे हिंसा भड़कती। अब स्पीच तो पार्लियामेंट में कोई कैसी देता है उससे हिंसा भड़कती है। जो कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर स्पीच दे रहे थे, क्या वो हिंसा कम करने वाली स्पीच थी या हिंसा भड़काने वाली स्पीच थी? उसी दिल्ली रॉयट की मैं बात कर रहा हूं। तो ये कहना को इंटेलेक्चुअल, अब तो उस पे तो कोई भी आ जाएगा। राहुल गांधी अंदर जब पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर जब स्पीच दे रहे हैं तो वो भी तो ये कहा जाएगा वो भड़काने वाला काम कर रहे हैं। तो आपके इस इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट जो आपने एक निकाला है, इसमें तो किसी को भी आप अपनी जद में ले लेंगे। एक और काम किया, मतलब इसलिए मुझे लगा कि जिस तरह से मुझे उम्मीद बहुत ज्यादा थी सुप्रीम कोर्ट किसी दबाव में आएगा, दबाव में है, ठीक है, एक उसका अपना बिहेवियर है, लेकिन इतने दबाव में उन्होंने कहा है कि जो अब ऑर्डर क्या आया उमर खालिद और उनके लिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऑर्डर बहुत खराब ऑर्डर है। उन्होंने 2-3 काम एक साथ किए। एक तो 5 लोगों को उनको देना ही था क्योंकि बहुत दबाव था, अगर नहीं देते उन 5 लोगों को तो और वो रहता। उन्होंने इस ऑर्डर को देते समय 12 कंडीशन लगा दी, लेकिन इन दोनों लोगों को उन्होंने एक काम और किया है और बहुत चालाकी से काम किया गया। वो अगले 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट वो कहीं अपील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ी अदालत वो जब कह रहा है कि अगले 1 साल तक नहीं, अब उसने क्या कहा? उसने कहा है कि ट्रायल कोर्ट में जाइए, वहीं आप अपनी इसकी बात करिए बेल की, लेकिन डायरेक्शन ये दिया ट्रायल कोर्ट को कि आप जो प्रोटेक्टेड गवाह हैं, मैं प्रोटेक्टेड गवाह पे भी आऊं, विटनेसेस हैं, प्रोटेक्टेड विटनेसेस जो सुरक्षित गवाह हैं, उनका जरा आप एग्जामिनेशन करके उनकी गवाही को कंप्लीट कर लीजिए और 1 साल बाद फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं अगर इनका कुछ नहीं मामला बना। तो भाई अगर आपको ट्रायल एक्सपेडाइट करने का कहना था तो ये आप 4 साल पहले ही कह चुके होते। 6-6 साल तक ट्रायल न शुरू हो, ये तो साफ हो रहा है। दूसरा, अगर आपको यही था तो आज ही कह सकते थे। मतलब 1 साल बाद ऐसी कौन सी चीज हो जाएगी जिसमें आप ये सेम स्टेटस रहेगी। अब एक और आपको महीन बात देख लीजिए, प्रोटेक्टेड गवाह। प्रोटेक्टेड गवाह कौन है? इनका नाम नहीं बताया जाएगा, इनकी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज की जाएगी, किसी को नहीं की जाएगी। इनका कुछ XYZ या कुछ ऐसा होगा, इनकी आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी। जब ये कोर्ट में आएंगे तो ये पर्दे के पीछे रहेंगे और इधर से जो इनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, इधर से पूछेगा तुम क्या, तो वो पर्दे के पीछे से आवाज देंगे कि ये ऐसे, उनकी आइडेंटिटी नहीं रिवील होगी। दुनिया में आपने इस तरह के, मतलब चाहे गांधी की हत्या हो, चाहे दुनिया,
पर्दे के पीछे आइडेंटिटी, इससे क्या होता है कि इससे जो भी पुलिस को, और पुलिस के जो गवाह होते हैं, ये आपने खूब देखे, पिक्चरों में भी देखे होंगे, रोजमर्रा में आप भी जानते हैं किस तरह से सिखा पढ़ा के गवाह लाए जाएंगे। आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी है तो हो सकता है कोई चतुर वकील साहब बैठ जाए वहां, कुछ भी हो सकता है, और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होना, और वो कह रहे हैं कि 1 साल में आप इन लोगों का कर दीजिए, और उनका इसलिए प्रोटेक्टेड है कि वो असुरक्षित है। ठीक है भाई, तो ये जो ये केस है, मुझे इसलिए इसमें कुछ चीजें, ये दिल्ली रॉयट्स का केस है। देश के लिए मेरे हिसाब से जिस तरह से जो भी कंडक्ट हुआ है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? रॉयट जब आप बोल रहे हैं तो 2 पक्ष होंगे ना, तब रॉयट होगा। इधर का भी एक पक्ष होगा, इधर का भी एक पक्ष होगा। लेकिन यहां पे जितने चार्ज हो रहे हैं वो केवल मुसलमान हो रहे हैं। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, ये कोई चार्ज नहीं है। रॉयट हुआ लेकिन चार्ज सारा मुसलमान हो रहे हैं, मरे मुसलमान ज्यादा, चार्ज भी मुसलमानों के ऊपर लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इट इज नॉट फेयर। दूसरा ये कहना है कोर्ट का इस समय, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो खतरनाक है, कि उमर खालिद और शहजाद इमाम ने उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गए जहां से ये हो जाता कि अब ये राष्ट्रद्रोह के, मतलब मोरलेस उन्होंने जमानत इसलिए नहीं दी क्योंकि उनकी नजर में प्रथम दृष्टया यूएपीए के कानून के अनुसार इन्होंने वो थ्रेशोल्ड क्रॉस किया था। तो किस माइकल लाल ट्रायल कोर्ट की उसकी हिम्मत है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ये सब कह चुका है तो इनको फेयर ट्रायल हो इनके साथ। क्योंकि एक हंसी की बात नहीं है, एक इस देश के लिए शर्म की बात है कि जिस दिन ये मुकदमा आया उसी दिन पेपर में सुबह सुबह आया है कि राम रहीम जो बलात्कारी है, जिसने बलात्कार करके नाबालिग लड़कियों की हत्या की है, उस हत्यारे को ये सरकार 15वीं या 16वीं बार फिर से पैरोल पे छोड़ रही है 40 दिन की। अभी तक वो 600 दिन पैरोल पे रह चुका है। ये किसी भी देश की न्यायिक व्यवस्था के लिए शर्म की बात है। क्योंकि एक चीज और कर दिया है, ये बिल्कुल साफ हो गया कि यूएपीए और इस तरह के जो केस जिसमें फंसाती है सरकार, जिसमें ये जो विभाग ही फंसाने में लग जाता है, उसमें अब कहा जा रहा है कि बेल विल बी एन एक्सेप्शन एंड बेल विल नॉट बी अ रूल। आपको बेल जो है वो एक्सेप्शन के तौर पे मिलेगी। पुराना था बेल इज अ रूल, जेल इज एक्सेप्शन। अब है बेल इज एक्सेप्शन, जेल इज द रूल। मैं इससे यह है कि भारत के लिए तो खराब है ही। वोट की दृष्टि से बीजेपी का जो कोर वोटर है वो बहुत खुश है। हो सकता है उसके वोट बढ़ भी जाएं, हो सकता है एक इलेक्शन भी जीत जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से देश का तो नुकसान हुआ है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।